गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में बेटे हमने शुरू किया था वाच्य और उसके भेद। आज हम इस टॉपिक को दोबारा दोहराएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था कि वाच्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद कौन कौन से होते हैं, हमने डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश की थी। आइए इसके ऊपर दोबारा से चर्चा करते हैं। जहाँ डाउट होगा हम क्लियर करते चलेंगे बेटा। वाच्य शब्द का अर्थ है वाचन अथवा बोलने का विषय। अर्थात हमारा बोलने का विषय क्या है, अर्थात जब कोई वक्ता अपनी बात को कहना चाहता है, वो अपने विषय में, अपने टॉपिक में वो कर्ता को इम्पोर्टेंट बताता है, कर्म को बताता है या वो क्रिया को बताता है, उसी आधार पर हम उसको वाच्य कहते हैं। अर्थात वाच्य का मतलब है वॉइस हमारी। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, वह वाच्य कहलाता है। कहने का भाव ये है कि जिससे हमें यह पता चले कि कर्ता अपने सेंटेंस को बोलते समय वो कर्ता को इम्पोर्टेंट दिखा रहा है, कर्म को दिखा रहा है या भाव को दिखा रहा है, वही वाच्य का भेद होता है, वही वाच्य कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे अशोक लिख रहा है, इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि मैंने एक बात कही आपको कि अशोक लिख रहा है। यहाँ पर रवि नहीं लिख रहा, यहाँ मोहन नहीं लिख रहा, यहाँ पर मयंक नहीं लिख रहा, यहाँ पर लविशा नहीं लिख रही है। मतलब यहाँ पर एक कर्ता की तरफ इशारा किया जा रहा है और वो जो कर्ता है वह है अशोक नाम का कोई लड़का या कोई व्यक्ति है। अर्थात जो वो हमारी वॉइस थी, जो हमारा वाच्य था, इसमें कर्ता की ही बात हो रही है, लिखने की बात नहीं हो रही, उसकी क्रिया की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है। अर्थात इसमें कर्ता की बात कही जा रही है। इसके बाद भाव यह है कि वाच्य क्रिया के जिस रूप से उसके मुख्य विषय का ज्ञान होता है। अर्थात मुख्य विषय का मतलब क्या हुआ कि बोलने वाला अपना जो सेंटेंस बोल रहा है उसमें उसका मुख्य टॉपिक या मेन टॉपिक क्या लिया, उसने कर्ता को लिया है, कर्म को लिया है या क्रिया को लिया है। तो इस ऊपर वाले वाक्य में उसने कर्ता को इम्पोर्टेंट दिखाया है, कर्ता की ही उसने बात की है, इसलिए इस वाक्य में हमारा कर्तृवाच्य है। वाच्य के तीन भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। जो कर्तृ शब्द है वो कर्ता से बना है। वाच्य का मतलब है वॉइस, अर्थात बोलने वाला जब अपनी वॉइस में कर्ता की बात करता है। सिंपल अर्थ आप इस तरीके से इसका निकाल पाते हैं। कर्मवाच्य, जब कोई व्यक्ति, जब कोई वक्ता, बोलने वाला अपने वाच्य में, अपनी वॉइस में, अपनी आवाज में कर्म को इम्पोर्टेंट मानता है, उसकी इम्पोर्टेंस हमारे सामने लाने की कोशिश करता है, उसका कितना महत्व है वो हमारे सामने लाने की कोशिश करता है। अर्थात वह हमारा ध्यान कर्म की तरफ केंद्रित करना चाहता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। भाववाच्य में हमारी वॉइस में, हमारे वाच्य में, बोलने के ढंग में क्रिया की बात होती है। ना तो हम कर्ता की तरफ इशारा करना चाहते, ना हम कर्म की बात करना चाहते हैं, अपितु हम भाव अर्थात क्रिया की बात करना चाहते हैं। यही हमारा भाववाच्य होता है। हमारा पहला भेद है कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को वक्ता द्वारा महत्व दिया जाता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अर्थात जब कोई वक्ता, अर्थात कोई बोलने वाला कोई बात कहता है, कोई सेंटेंस वो बोलता है, उस सेंटेंस में जब वह कर्ता को महत्व देता है, उसको इम्पोर्टेंस देता है, तब हमारा उस वाक्य में कर्तृवाच्य होता है। इसकी एक विशेषता होती है कि हिंदी में जो हम कर्तृवाच्य वाले वाक्य प्रयोग करते हैं, उन वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। अर्थात जिसकी हम वाक्य में बात करना चाहते हैं वह अकर्मक भी काम कर सकता है, वह सकर्मक क्रिया का भी काम कर सकता है, दोनों क्रियाएं इसमें आ सकती है। जबकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में ऐसा नहीं होता, दोनों में अंतर होता है।
कैसे? जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, ये क्रिया क्या है? अकर्मक। कर्मक का मतलब है कर्म साथ में है जिसमें अकर्मक, जिसमें कर्म साथ में नहीं है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक फार्मूला बताया था, एक ढंग बताया था इसको देखने का कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर प्रश्न करते। जैसे बच्चे क्या दौड़ रहे हैं, ऐसा कहने से प्रश्न सही नहीं बन रहा है और उत्तर भी हमें शायद ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो जिसमें प्रश्न ना बने ठीक से और ना ही उसका कोई उत्तर हमारे सामने दिखाई दे ठीक प्रकार से, तो वहां पर हमारी अकर्मक क्रिया होती है। कैसे? बच्चे क्या दौड़ रहे हैं, ये तो वाक्य ही नहीं बन रहा है, वाक्य नहीं बन रहा, तो ये दौड़ना जो क्रिया है ये अकर्मक में होती है। ऐसे अब दूसरा उदाहरण देखिए आप। मोहन निबंध लिखता है। मोहन लिखता है, बीच में लगाइए क्या? मोहन क्या लिखता है? तो अगर हम इसमें देखते हैं मोहन क्या लिखता है, तो कोई ना कोई उत्तर हमें जरूर मिलता है। जैसे कि वाक्य में दिया हुआ है कि निबंध लिखता है, तो निबंध का मतलब है, निबंध यहाँ पर कर्म है। कई बार वाक्य में, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म लिखा हुआ नहीं होता है। मान लीजिए इस वाक्य को मैं प्रयोग करता हूँ, मोहन लिखता है, तब भी यह वाक्य सकर्मक क्रिया वाला वाक्य ही होता। और आप एक बात देखेंगे कि पहले वाक्य में बच्चे दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में बच्चों की बात हो रही है, उनके दौड़ने की बात नहीं हो रही कि बच्चे दौड़ रहे हैं। यहाँ पर घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, यहाँ पर कोई बूढ़ा आदमी नहीं दौड़ रहा है, यहाँ पर बच्चे ही दौड़ रहे हैं। इसलिए जब बच्चों की तरफ हमारे वक्ता ने बात कही है, उनका इशारा किया, उनको महत्व दिखाया है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्तृवाच्य हो गया। मोहन निबंध लिखता है, यहाँ पर सोहन नहीं लिख रहा है, यहाँ पर गीता निबंध नहीं लिख रही है, यहाँ पर मोहन ही निबंध लिख रहा है, वह लिखता है। मोहन करता है, कर्ता की ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है आपका। वे आज घर जा रहे हैं, वे क्या जा रहे हैं, क्या से प्रश्न करेंगे हम क्रिया के साथ जोड़ के? वे क्या जा रहे हैं नहीं बन रहा जी, क्योंकि आप कहेंगे कि आज भी शब्द है इसमें, घर भी है, लेकिन बेटे जो घर है ये तो स्थानवाचक है, स्थान की बात हो रही है। वह स्कूल नहीं जा रहे, वे आज स्कूल जा रहे हैं, वे आज पार्क में जा रहे हैं, ये बात नहीं हो रही है। आज बेटे समय का बोध कर रहा है, कालवाचक है यहाँ पर, इसलिए कर्म नहीं है दोनों शब्द। वे क्या जा रहे हैं नहीं बन रहा, वे क्यों जा रहे, क्यों से बन सकते, लेकिन क्यों हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए मोहन जाता है। मोहन क्या जाता है, अर्थात जाना जो क्रिया है वो अकर्मक होती है, तो ये वाक्य हमारा अकर्मक है। अब वे जा रहे हैं, सर्वनाम की तरफ इशारा किया गया, कर्ता की तरफ इशारा किया गया, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है जी। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। अध्यापक क्या पढ़ाता है? अध्यापक कुछ तो पढ़ा रहा है। मान लीजिए मैं कहता हूँ अध्यापक बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है, तो पुस्तक है यहाँ पर कर्म है, तो इसलिए ये जो वाक्य है ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, लेकिन ये कर्तृवाच्य, क्योंकि अध्यापक पढ़ा रहा है, यहाँ पर मम्मी नहीं पढ़ा रही है, यहाँ पर पापा नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पर दीदी नहीं पढ़ा रही है, इसलिए अध्यापक की बात हो रही है, अध्यापक की तरफ महत्व देने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस वाक्य में हमारा कर्तृवाच्य है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा कर्तृवाच्य वाला वाक्य होता है उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। अब हम देखेंगे कि कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में ऐसा विशेष क्या होता है जो उसको वो कर्तृवाच्य से और भाववाच्य से अलग करता है? जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म के साथ हो तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। अब दूसरा एक सिंपल उदाहरण ये भी मान सकते हैं इसका, कि जहाँ पर वक्ता के द्वारा कर्म को महत्व दिया जाता है, वहाँ पर आपका कर्मवाच्य होता है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अर्थात जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म के साथ हो, अर्थात यहाँ पर कर्ता की बात नहीं होती है मुख्य रूप से, यहाँ पर तो
कर्म की ही बात होती है। कर्म क्रिया के साथ जुड़ा होता है और जो क्रिया होती है वह जो कर्म का लिंग होता है, पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, उसी के आधार पर उसकी क्रिया होती है। विशेष क्या है इसमें? मैंने आपको कहा था कि कर्मवाच्य में कुछ विशेष होता है जो कर्तरी से और भाव से उसको अलग करता है। कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। इस बात पर विशेष ध्यान दें आप कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही हो सकती है, ये श्योर है 100%। अगर इसमें अकर्मक क्रिया हो गई तो ये अकर्मक कर्म नहीं है जिसमें, तो सीधी सी बात स्पष्ट हो रही है। अगर उसमें कर्म है ही नहीं है तो फिर वो कर्मवाच्य बन ही कैसे सकता है, अर्थात बन ही नहीं पाएगा जी। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा कर्ण कारक चिन्ह जो आप पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, द्वारा के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, जुदाई के लिए हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वो जो कारक चिन्ह है उसमें से जो कर्ण कारक चिन्ह है, इसमें कर्ता के साथ हम उनका प्रयोग करते हैं, वो जुड़ा हुआ होता है। जैसे मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा आप, मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है। जो हमने इसकी परिभाषा दी थी, हमने उसमें जिक्र किया था कि इसमें जो वक्ता होता है वह कर्म की ही बात करता है और कर्म के अनुसार ही जो क्रिया होती है उसके साथ उसका संबंध होता है। क्रिया भी लिंग और वचन के अनुसार ही होती है। जो लिंग और वचन कर्म का होता है वही क्रिया का लिंग और वचन हम बनाते हैं। कैसे? देखिए, मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है। अब इसमें क्या है, जो निबंध है हम उसको पुल्लिंग मानते हैं। अब देखिए, निबंध पुल्लिंग है तो लिखा जाता है। मान लीजिए सेंटेंस को मैं चेंज करता हूँ, मोहन के द्वारा कहानी लिखी जाती है। अब कहानी को बेटे हम स्त्रीलिंग में मानते हैं, इसलिए लिखा जाता है, लिखा का लिखी, जाता का जाति हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मोहन खेल रहा है, गीता खेल रही है, रहा है, रही है, वो लिंग हमारा बदल जाता है, वहां पर क्रिया उसकी बदल जाती है लिंग के आधार पर। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझे इसी बात को कि जो निबंध है वह पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग में ही होती है। अब ये मत समझना कि यहाँ पर हम अगर स्त्रीलिंग कर्ता का प्रयोग करें तब ऐसा नहीं रहेगा। देखिए, गीता के द्वारा निबंध लिखा जाता है। अब देखिए, गीता तो लड़की है, स्त्रीलिंग है, लेकिन हमने क्या कहा है कि हमारी जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार ही होती है, अर्थात दोनों का आपस में संबंध होता है। अब निबंध को चाहे गीता लिखे, चाहे कोई छोटा बच्चा लिखे, चाहे मोहन लिखे, चाहे कोई बड़ा आदमी लिखे, अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई भी लिखे, उसकी जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार ही होती है। अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी उसकी स्त्रीलिंग हो जाती है। अब अगली बात क्या है जो इसको कर्तृवाच्य से अलग करता है? अब देखिए, मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है, मोहन निबंध लिखता है, दोनों में अंतर क्या है? अब यही तो समझने वाली बात है। के द्वारा लगाने से अंतर क्या आ गया फिर, कि वो कर्तृवाच्य था वो कर्म में कैसे बदल गया? अब ये समझने वाली बात है जो मुख्य रूप से हमें ध्यान देना है। देखिए, पहला सेंटेंस हमारा क्या था कि मोहन, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कर्तृवाच्य प्रयोग करता हूँ, मोहन निबंध लिखता है। अब मोहन निबंध लिखता है, यहाँ पर सोहन है, गीता है, सीता है, रमा है, कोई भी निबंध नहीं लिख रही है। हमारा जो वाच्य है, हमारी जो वॉइस है, हमारा जो बोलने का ढंग है, उसमें हमने कर्ता को इम्पोर्टेंट बताया है, कर्ता को महत्व दिया है, अर्थात मोहन निबंध लिखता है, कोई और नहीं लिख रहा है। अब इस वाक्य को आप देखने की कोशिश करें, मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है। अब मोहन के द्वारा कोई काम किया जाता है, वो है निबंध लिखने का काम। अब वो निबंध लिख रहा है मोहन, वो कहानी नहीं लिख रहा है, वो चुटकुला नहीं लिख रहा है, वह उत्तर नहीं लिख रहा है, अर्थात वह निबंध ही लिख रहा है। यहाँ पर मोहन को गौण मान लिया गया, छोटा मान लिया गया है और निबंध की ही बात हो रही है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि क्रिया का रूप भी तो बदल गया है। कैसे? मोहन निबंध लिखता है,
मोहन के द्वारा निबंध लिखता है, सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो हमें के द्वारा लगाने से क्रिया का रूप भी बदलना होता है वाक्य के अनुसार। इसलिए मोहन निबंध लिखता है, मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है। एक बात और बेटा विशेष रूप से ध्यान देने वाली होती है, जहां अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, और वो है काल, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अगर वाक्य में हमारी क्रिया वर्तमान काल में है, तो जब हम उसकी वॉइस बदलते उसका वाच्य परिवर्तित करते हैं, जैसे मैंने अभी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में आपको बदल कर दिखाया है, तो इसका काल नहीं बदलेगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। कैसे? मैं कर्तृवाच्य की बात कर रहा हूँ। मोहन निबंध लिखता है, अब वो लिखता है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, इसलिए मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाएगा। जाएगा फ्यूचर टेंस हो गया, भविष्य काल हो गया, तो हम भविष्य की बात नहीं करेंगे। मोहन के द्वारा निबंध लिखा गया पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल हो गया, हम वो भी नहीं करेंगे। अर्थात पहले वाला जो वाच्य जिस भी काल में होता है, जिस भी समय में वो क्रिया को करता है, उसी काल को हम रखते हैं, उसको बदलते नहीं हैं। अब ये बात आपको ध्यान में आ गई हो। इसके बाद दोबारा अगला सेंटेंस देखें। रोगी को दवाई दे दी गई है। रोगी को दे दी गई है। रोगी को क्या से प्रश्न करें, रोगी को क्या दे दी गई है? दवाई दे दी गई है। तो जो देना शब्द है, क्रिया रूप है जो, ये सकर्मक क्रिया में आता है, क्योंकि हमारी जो परिभाषा उसमें कहा भी गया है, विशेषता में भी बताया गया है कि जो कर्मवाच्य होता है उसमें सकर्मक क्रिया ही होती है, अकर्मक क्रिया नहीं होती है। तो रोगी को दवाई दे दी गई है। मान लीजिए कर्ता ने कर्म को, रोगी को दवाई दे दी गई है, दवाई दे दी गई है, रोगी को पैसे नहीं दिए गए हैं, रोगी को खाना नहीं दिया गया है। अर्थात यहाँ पर रोगी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दवाई को फोकस किया जा रहा है। ठीक है जी, तो आप समझ रहे हैं इस वाक्य में दवाई की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर कर्मवाच्य आपका बन गया है। तो यहाँ तक बेटे आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। वाच्य का हमारा अगला भेद है, अंतिम भेद है भाववाच्य। जहां न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, परंतु जहां क्रिया का भाव प्रधान हो, मुख्य हो, वहां भाववाच्य होता है। अर्थात जहां हमारी वॉइस में, हमारे वाच्य में, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, उस सेंटेंस में ना तो हम कर्ता की बात करना चाहते हैं, उसको इम्पोर्टेंट मानते, उसको मेन स्थान पर रखना चाहते हैं, ना ही हम कर्म की बात करते हैं। जहां हम क्रिया के भाव को मुख्य मानते हैं, अर्थात क्रिया की घटना को हम मुख्य मानते हैं, क्रिया के होने को मुख्य मानते हैं, वहां पर हमारा भाववाच्य होता है। अर्थात हमारी वॉइस में जब क्रिया की बात होती है, इसमें विशेषता होती है कुछ। भाववाच्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया का भाव प्रमुख होता है। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, ना कर्म की प्रधानता होती है। जैसे पिछले वाक्य में आपने देखा कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, हमारी जो वॉइस होती है, वाच्य होता है, हम उसमें कर्ता की ही बात करते हैं, उसके कर्म की, उसकी क्रिया की बात नहीं करते हैं। ऐसे ही जब कर्मवाच्य हमने अभी पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा कि हम कर्ता की बात नहीं कर रहे थे, क्रिया की बात नहीं कर रहे थे, अपितु तो हमारा जो फोकस था, हमारा जो ध्यान केंद्रित करने का विषय था, वो कर्म ही रहा था। लेकिन भाववाच्य में क्रिया को प्रमुखता दी जाती है, उसी की तरफ हमारा ध्यान लगाने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन में ही होती है जी, पुल्लिंग में ही होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वह क्रिया अकर्मक और अन्य पुरुष में होती है। इसमें भी कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा कर्ण कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, वो जुड़े हुए उनके साथ होते हैं। अगली बात क्या है कि भाववाच्य में सकर्मक क्रिया नहीं हो सकती, ये नियम है जी।
क्योंकि आपको ये बता दिया गया था अगर उसमें सकर्मक क्रिया है तो उसमें हम कर्मवाच्य मानते हैं। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है, समझने वाली बात है यहाँ पर। ये अब देखिए बेटे एग्जाम्पल क्या है इसका। मोहन के द्वारा सोया नहीं जाता है। अब सोना तो बेटे क्रिया है, नहीं जाता है। अब देखिए मोहन क्या सोया नहीं जाता है, वाक्य नहीं बनना बेटे। मोहन के द्वारा सोया नहीं जाता, अर्थात जो सोना क्रिया है वो अकर्मक होती है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँ तो हम कहेंगे मोहन क्या सोता है, मोहन क्या सोता है, अर्थात जो सोना है वाक्य नहीं बन रहा है उसमें, तो वो हमारी जो क्रिया है वो हमारी अकर्मक क्रिया मानी जाती है। मोहन रोता है, मोहन क्या रोता है, तो रोना भी अकर्मक क्रिया हो गई है। मोहन हंसता है, मोहन क्या हंसता है, इसमें भी वाक्य नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हमारी अकर्मक क्रिया हो गई है। इसलिए बेटे मोहन के द्वारा सोया जाता है या सोया नहीं जाता है या हंसा जाता है, ये जो सारी क्रियाएं हैं के द्वारा लगाने से इसमें हमारा अकर्मक क्रिया वाला भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा भाववाच्य हो गया। अब देखिए मोहन के द्वारा सोया नहीं जाता है, अर्थात मोहन विशेष नहीं है, यहाँ पर सोने की जो क्रिया है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अब देखिए हमने एक बात ऊपर कही थी कि जो क्रिया होती है वो एक वचन पुल्लिंग में ही होती है, ये ध्यान से विशेष रूप से समझने वाली बात है। देखिए मोहन के द्वारा सोया जाता, मोहन एक आदमी है तो एक वचन की बात हो रही, पुल्लिंग की ही बात हो रही, क्रिया भी पुल्लिंग में ही है। अब मैं इसको स्त्रीलिंग में बात करता हूँ। गीता के द्वारा सोया जाता है, देखिए गीता स्त्रीलिंग है जबकि कर्तव्यवाच्य में हमने क्या किया था कि मोहन खाना खाता है, गीता खाना खाती है, तो हमने क्रिया को बदल दिया था लिंग के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक वचन में ही क्रिया हो रही है। अब मैं इसको बहुवचन में बेटे प्रयोग करता हूँ। मोहन और सोहन के द्वारा सोया जाता है, मोहन और सीता के द्वारा सोया जाता है, तो बेटे मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को इकट्ठा प्रयोग कर लिया, तब भी उसकी क्रिया नहीं बदल रही है, वह एक वचन पुल्लिंग में ही है और अन्य पुरुष में प्रयोग वो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इस वाक्य में हमने क्रिया को प्रधानता दी है। कैसे? मोहन के द्वारा सोया नहीं जाता है, अर्थात यहाँ पर सोने की बात हो रही है। मैं कहता हूँ कि मोहन के द्वारा सोया जाता है, क्या उसकी सोने की क्रिया बात हो रही है? हाँ, सोने की क्रिया की ही बात हो रही है। कि उसकी हंसने की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या उसके रोने की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या उसके खेलने की तरफ इशारा किया जा रहा है? नहीं जी, उसकी सोने की मूवमेंट की बात हो रही है। वो कौन सी वर्ब कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, वो सोने की क्रिया कर रहा है और उसमें भी असमर्थ है, वो कर नहीं पा रहा, सोया नहीं जाता। उससे कोई वो बीमार हो सकता है, मन में कोई चिंता हो सकती है, या उसको नींद नहीं आ रही है किन्हीं कारणों से, तो ये कुछ भी कारण हो सकता है। तो बोलने वाले ने जो ये वाक्य बोला है या हमने इसको लिखा है, तो इसमें क्रिया की तरफ ही इशारा किया जा रहा है, इसलिए इसमें कर्तृवाच्य नहीं है, इसमें भाववाच्य है। कर्मवाच्य नहीं है क्योंकि क्रिया अकर्मक है, क्या लगाने से प्रश्न नहीं बन रहा है। अगली बात, कई बार वाक्य में के द्वारा, से या द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, इनसे अलग भी वाक्य होता है, लेकिन हमें देखना है कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, तो हम उससे अंदाजा लगा लेते। अब देखिए, अब चला जाए कई बार पेपर में इस तरीके से आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, वाक्य को प्रयोग करते हैं। कैसे? अब हम से चला जाए, हम बहुवचन है, सर्वनाम शब्द है, एक से अधिक आदमी है, से हो गया, से द्वारा के द्वारा कारक चिन्ह, हम से, मुझ से, तुम से। अब तुम से चला जाए, चला जाए कि नहीं चला जाए, यहाँ पर चलने की क्रिया की तरफ इशारा किया जा रहा है। क्रिया है, एक वचन में है, पुल्लिंग में है, तो ये बात विशेष रूप से समझने वाली है। तो कई बार कारक चिन्ह साथ में होता है, कई बार नहीं भी होता है। अगर हम देखते हैं कि उसमें कारक चिन्ह नहीं है, तो हम उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करके देखेंगे, तो हमें वो बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैंने इसको कोष्ठक में दिया है आपके सामने। अब चला जाए,
अब हमसे चला जाए या मुझसे चला जाए, मुझसे इसका मतलब है ये से आने से ये कर्तृवाच्य तो नहीं रहा जी। ये वाक्य हमारा या तो कर्मवाच्य में होगा या हमारा भाववाच्य में ही होगा, ये श्योर है। अब हम देखते हैं कि अब क्या चला जाए, क्यों चला जाए से उत्तर बन रहा है, क्या से नहीं बन रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, इसलिए से लगाने से यहाँ पर हमारा भाववाच्य वाला वाक्य बन रहा है। तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं, मैं आपको दोबारा एक स्पष्ट कर देता हूँ। कर्तृवाच्य में कर्ता की बात होती है, कर्मवाच्य में कर्म को इम्पोर्टेंट माना जाता है और भाववाच्य में क्रिया को इम्पोर्टेंट माना जाता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया हो सकती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही होती है क्योंकि वो कर्मवाच्य है। इसी प्रकार भाववाच्य में अकर्मक क्रिया ही होती है। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि जो कर्तृवाच्य उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया हो सकती है, इन दोनों में ऐसा नहीं होता, इसमें अकर्मक या सकर्मक एक ही क्रिया होती है। अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम वाच्य का परिवर्तन करते हुए कभी भी काल को नहीं बदलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि अब हमसे चला जाए, अब हम चलते हैं, चलते हैं वर्तमान काल ही है, अब हम चलते हैं, तो इसमें हमने इसको भाववाच्य से कर्तृवाच्य में हमने इसको बदल दिया। सबसे जो जरूरी बात है जहाँ पर गलती हो सकती है, कभी भी भाववाच्य वाले वाक्य को हम कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते हैं, ना ही कर्मवाच्य वाले वाक्य को हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। हाँ, इन दोनों को कर्तरी में बदल सकते हैं, कर्तरी वाले वाच्य को हम भाव और कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते दोनों को आपस में इनको? क्योंकि अकर्मक क्रिया को हम सकर्मक कैसे बना सकते हैं बेटा, ये विचारणीय बात है। सकर्मक को अकर्मक, अकर्मक को सकर्मक नहीं बनाया जा सकता, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय समझने वाली बात है। कैसे? अब मैं आपको कहता हूँ कि मोहन रोता है, अब मैं कहता हूँ कि मोहन खाना खाता है। अब खाना खाता है ये तो सकर्मक क्रिया हो गई, रोता है अकर्मक हो गई। अब हमें कोई कहे कि मोहन रोता है, इसको आप कर्मवाच्य में बदलिए, तो कैसे बदला जाएगा? मैं कहता हूँ कि मोहन के द्वारा रोया जाता है, भाववाच्य वाला वाक्य है, और आपसे कहा जाए कि इसको कर्मवाच्य में बदलिए, मोहन के द्वारा हम क्या कहेंगे, खाना खाया जाता है? नहीं जी, हम इसको एक दूसरे में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कर्तृवाच्य को दोनों में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य को हम कर्तरी में बदल सकते हैं और कर्तरी को कर्म भाववाच्य में दोनों में बदल सकते हैं, लेकिन भाववाच्य को कर्म में और कर्मवाच्य को भाव में नहीं बदल सकते हैं। अगली बात क्या है कि इनमें हम काल का विशेष ध्यान रखते हैं। वाच्य परिवर्तन करते समय, उसको एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलते समय हम कभी भी उसमें समय का बदलाव नहीं करते हैं। ये बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो बेटे ये था हमारा आज का विषय वाच्य।